गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत माइक्रो इकोनॉमिक्स में कल जो हमने फर्म का इक्विलिब्रियम पढ़ा था और उसमें दो शर्तें कहा था आपसे, टीआर और टीसी का जहां अंतर अधिकतम हो, और दूसरी बात हमने कही थी कि एमआर और एमसी बराबर हो। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ हम दूसरी जो शर्त है इसके अंतर्गत एक विशेष बात की जानकारी जरूरी है कि एमआर और एमसी बराबर होने के साथ साथ तब तक फर्म का संतुलन नहीं माना जा सकता जब तक कि एमसी वक्र जो है वह एमसी वक्र एमआर को नीचे से नहीं काटे। यह हमारी शर्त आवश्यक है फर्म के संतुलन के लिए, अन्यथा फर्म के संतुलन की शर्त पूरी नहीं होगी। इसे हम एक रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। विद्यार्थियों देखिए कि यह एक रेखा चित्र बनाया जा रहा है आपके सामने, जहां यह वक्र ए आर और एम आर है, और यहाँ पर एक्स अक्ष पर हम उत्पत्ति की मात्रा बता रहे हैं, उत्पत्ति की मात्रा, और वाई अक्ष पर जो आपका ए आर, एम आर, ए सी, एम सी ये बताया गया है। अब आप देखिए हम यहाँ पर एम आर वक्र और एम सी वक्र के संतुलन की बात भी करते हैं, और हमारी ये शर्त जो पूरी होने वाली स्थिति को भी आपको समझाते हैं कि किस प्रकार फर्म का संतुलन केवल एम आर और एम सी के बराबर होने पर नहीं होता। विद्यार्थियों यहाँ ध्यान से देखिए कि ये दो सिचुएशन है। एक बिंदु डी, यहाँ उत्पत्ति की मात्रा है ओ ए, और दूसरा बिंदु है सी, जहाँ उत्पत्ति की मात्रा है बी। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि डी बिंदु पर भी एम आर और एम सी बराबर है, यहाँ पर भी एम आर और एम सी बराबर है, और सी बिंदु पर भी एम आर और एम सी बराबर है। लेकिन डी बिंदु जो है फर्म के संतुलन का बिंदु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि फर्म है वह डी बिंदु पर उत्पादन रोकती है तो उत्पत्ति होती है ओ ए। लेकिन आप देखिए इसके बाद में भी कॉस्ट घट रही है, और कॉस्ट घट रही है इसका मतलब फर्म को आगे उत्पादन करना चाहिए। तो फर्म आगे उत्पादन करके ओ ए से बढ़कर ओ बी तक जाती है, और ओ बी तक फर्म के द्वारा उत्पादन करने से सी बिंदु पर एम आर और एम सी वक्र है वो एक दूसरे को बराबर हो जाते हैं, जहां हमारी ये शर्त जो है एम आर और एम सी के इक्वल होने वाली पूरी भी होती है, और उत्पत्ति की मात्रा भी ओ बी हो जाती है जो ओ ए से ज़्यादा है। अतः विद्यार्थियों आप इस बात की जानकारी रखें कि केवल फर्म के संतुलन के लिए एम आर और एम सी का बराबर होना आवश्यक नहीं है। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि एम सी वक्र है वो एम आर वक्र को नीचे से काटे, और ऐसी स्थिति में दोनों बिंदुओं पर डी और सी पर एम आर और एम सी बराबर है, लेकिन डी बिंदु पर एम सी वक्र ऊपर से काट रहा है, सी बिंदु पर एम सी वक्र नीचे से काट रहा है। अतः सी बिंदु ही फर्म के संतुलन का बिंदु है, जहां फर्म यदि डी बिंदु पर उत्पादन रोक देगी तो इतने उत्पादन से, यानी डी ई सी पर जो होने वाला प्रॉफिट है या इतना उत्पादन है, इससे फर्म है वो वंचित रह जाएगी। दूसरी चीज़ यह भी है कि हम इसी बात को स्थिति को हम दो तीन और रेखा चित्रों से भी समझ सकते हैं। जैसे यह एक रेखा चित्र आपके सामने पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति का दर्शाया जा रहा है, जहां एसी वक्र और मार्जिनल कॉस्ट वक्र बराबर है, और यहाँ पर जैसा कि हम एक्स अक्ष पर उत्पत्ति की मात्रा बता रहे हैं, उत्पत्ति की मात्रा, और वाई अक्ष पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दर्शाए जा रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक हम एम सी कर्व जो है वह खींच रहे हैं, ये आप सॉरी एम आर कर्व। अब आप देखिए कि एक बिंदु है C1 और दूसरा बिंदु है C। C1 पर उत्पादन की मात्रा B1 के बराबर है, और यहाँ पर जो है उत्पादन की मात्रा है वह B बिंदु तक है। तो यहाँ पर एम आर और एम सी जो है वह C बिंदु के बराबर हो रहा है, और यहाँ पर इसमें जो है सी बिंदु जो है वह फर्म के संतुलन का संकेत देता है। एक चीज़ विद्यार्थियों आपको यहाँ और नोट करनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, कि संतुलन के लिए हम इन वक्रों के ढाल के आधार पर भी देख सकते हैं। उसमें यह है कि एम सी वक्र के ढाल का
बीजगणितीय मूल्य है वह अधिक होना चाहिए MR वक्र के ढाल के बीजगणितीय मूल्य का। अब आप देखिए यहाँ पर MC वक्र का ढाल है वह इस चित्र में आप देख सकते हैं MC वक्र का ढाल है 0, यानी वो स्थिर रेखा के समान है, और MR वक्र का ढाल है वह है नेगेटिव। तो ये बात यहाँ पर पूरी हो रही है क्योंकि 0 है वो नेगेटिव से ज़्यादा है, इसलिए यह शर्त जो हमने बताई कि MC वक्र का ढाल का बीजगणितीय वैल्यू है। और यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी MR वक्र जो है आप देखिए वह स्थिर है, MR वक्र का ढाल 0 है, लेकिन यहाँ पर MC वक्र पॉजिटिव हो रहा है, अतः इसका ढाल अधिक है। तो ये शर्त जो है यह भी आवश्यक है, जहाँ पर MC वक्र जो है वह MR को नीचे से काटेगा वहाँ पर यह शर्त पूरी होगी निश्चित रूप से। तो यहाँ हमने इस रेखा चित्र में भी देखा कि C बिंदु पर उत्पादन है वह फर्म करेगी, C बिंदु पर करेगी, यानी उत्पत्ति की मात्रा OB होगी। यदि C1 बिंदु को चुनती है तो ऐसी स्थिति में MC और MR बराबर भी नहीं है और उत्पत्ति की मात्रा OB1 होती है, और OB1 है वह उत्पत्ति की मात्रा OB से कम है। एक अन्य रेखा चित्र की सहायता से इस बात को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, जिसमें जो हम बात बता रहे हैं वह और अधिक क्लियर हो रही है। देखिए यदि MR वक्र और MC वक्र की स्थिति ये होती है तो क्या फॉर्म का संतुलन कहाँ होगा। जैसे यह एक इस रेखा चित्र के द्वारा आपको बताया जा रहा है। सपोज ये आपका MR वक्र है और ये है MC वक्र। इसमें आप देखिए एक स्थिति है OB1 और पॉइंट है C1, और दूसरी स्थिति है C यहाँ पर B। यहाँ पर देखिए दोनों वक्रों का ढाल नेगेटिव है, लेकिन MR वक्र का ढाल ज़्यादा नेगेटिव है, MC वक्र का ढाल है वह कम नेगेटिव है। तो वो जो शर्त जो हमने बात कही थी कि संतुलन की स्थिति में MC वक्र के ढाल का बीजगणितीय मूल्य वह MR वक्र के बीजगणितीय मूल्य से अधिक होना चाहिए, वह यहाँ पर पूरा हो रहा है। क्योंकि इस रेखा चित्र में फर्म का MC वक्र है वह MR वक्र को नीचे से काट रहा है पॉइंट C बिंदु पर, और फर्म यहाँ पर OB उत्पादन करके करेगी जहाँ पर फर्म का संतुलन होगा। इस Y अक्ष पर हम जो ले सकते हैं MR और MC की स्थिति, यहाँ पर आप देखिए दोनों नेगेटिव है, लेकिन MR अधिक नेगेटिव है। यदि आप इसको इस रूप में कह सकते हैं कि एक जैसे MC जो है वह -½ है और MR -2 है, तो ऐसे स्थिति में ये ज़्यादा नेगेटिव है और ये कम नेगेटिव है। तो वह जो हमारी बात है कि बीजगणितीय जो ढाल है MC वक्र का वह MR वक्र के ढाल से अधिक होना चाहिए। एक हम ये सिचुएशन देखते हैं जिसमें इस वक्र की सहायता से भी, जिसमें ये आपका हुआ MC कर्व और ये हुआ MR। यहाँ दोनों बराबर है C बिंदु पर, और उत्पत्ति फर्म की OB हो रही है, उत्पत्ति की मात्रा OB है, और Y अक्ष पर हम MR और MC दर्शा रहे हैं। और दूसरी सिचुएशन है जिसमें B2 और मान लेते हैं C1। विद्यार्थियों ध्यान देखिए, यहाँ पर फर्म संतुलन में नहीं है, यहाँ फर्म का हम संतुलन नहीं कह सकते। कारण यह है कि MC वक्र जो है ये ऊपर से काट रहा है, किसको, MR वक्र को। ये MR वक्र है, इसको ऊपर से काट रहा है। ऐसी स्थिति में फर्म संतुलन में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर जो है MC वक्र का बीजगणितीय ढाल, MC का ढाल है वह जो है वह MR वक्र के ढाल के मूल्य से अधिक हो जाएगा, यानी MR नेगेटिव कम है और MC नेगेटिव ज़्यादा है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि वक्र जो है वह संतुलन में, फर्म का संतुलन वही होगा। पुनः एक बार कह देता हूँ, फर्म का संतुलन जो हम MR और MC वक्र की स्थिति में कहते हैं, मुख्य बातों पर आप यहाँ ध्यान दें। पहली बात, MR और बराबर MC हो, हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि MR और MC होने पर फर्म का संतुलन मान लिया जाए।
इसके साथ साथ हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि MC वक्र है वह MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे, नीचे से काटे, ये बात ज़रूरी है। यदि ये नहीं है तो इसके बराबर होने पर भी फर्म का संतुलन नहीं होगा। और जब MC वक्र नीचे से काटेगा, ऐसी स्थिति में MC वक्र के ढाल का बीजगणितीय मूल्य, ढाल का बीजगणितीय मूल्य जो है वह अधिक होगा किसके बीजगणितीय मूल्य से? MR वक्र के ढाल के बीजगणितीय मूल्य से। ये ऐसी स्थिति होने पर यह बात ढाल वाली स्थिति भी स्पष्ट होगी और ऐसी स्थिति में ही फर्म को हम संतुलन की दशा कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने आपको कल अपने वीडियो में ये बताया कि फर्म का संतुलन वहाँ होता है जहाँ TR और TC में के बीच में अंतर अधिक हो, दूसरा MR बराबर MC हो। लेकिन आज इस वीडियो में हमने ये और स्पष्ट किया कि MR और MC के बराबर होने पर ज़रूरी नहीं है कि फर्म का संतुलन हो। संतुलन के लिए शर्त आवश्यक है कि MC वक्र MR को नीचे से काटे। अब फिर हम उद्योग के संतुलन की बात करते हैं। तो उद्योग के संतुलन के बारे में आपको देखना होगा कि एकाधिकार में फर्म और उद्योग में कोई भेद नहीं होता है और जो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है उसमें वस्तु विभेद पाया जाता है, जिसके कारण उद्योग को परिभाषित करना कठिन होता है। इसीलिए प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्र में ही हम उद्योग को परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें फर्म में कई फर्में उद्योग में शामिल होती है और ऐसी स्थिति में हम उद्योग के संतुलन की बात करते हैं। लेकिन अल्पकाल में उद्योग के संतुलन को तय कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि अल्पकाल के अंतर्गत कुछ फर्मों को हानि भी होती है, कुछ फर्मों को लाभ भी होता है, असामान्य लाभ भी होता है। तो ऐसी स्थिति में उद्योग का संतुलन अस्थायी किस्म का होता है और अल्पकाल में कुछ फर्में घाटा होने के कारण उद्योग को छोड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। छोड़ पाना समय कम होने के कारण संभव नहीं है। अतः फर्मों के आने जाने से उद्योग में माल की आपूर्ति में परिवर्तन आता रहता है और उद्योग उस स्थिति में संतुलन होता है जब वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति बराबर हो। ऐसी स्थिति में ही हम उद्योग का संतुलन कह सकते हैं। तो उद्योग के संतुलन के लिए आवश्यक है उसकी डिमांड और सप्लाई बराबर हो, जो अल्पकाल में संभव नहीं है। लेकिन दीर्घकाल में सभी प्रकार के एडजस्टमेंट होते हैं, फर्मों का आना जाना बंद हो जाता है, क्योंकि वो फर्में हैं वो अपने लाभ की और सामान्य लाभ की स्थिति में ही प्रायः रहती है, सामान्य लाभ मिलता रहता है। अतः दीर्घकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धा में उद्योग में स्थायी किस्म का संतुलन स्थापित होता है, अल्पकाल में स्थायी किस्म का नहीं होता है। तो आपको यह उद्योग के संतुलन की बात की और फिर आगे हम और अधिक इसे स्पष्ट करेंगे, इसलिए विद्यार्थियों इसे अच्छी तरह से समझें। धन्यवाद।